औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी जो सांस लेते हैं हम वो किस तरह लेते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है द फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि हमारी जो जिस्मानी हरकत हैं वो गैसियस एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होती हैं। अब जिस्मानी हरकत कौन सी हो सकती हैं? हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, रनिंग पोजीशन, ये सारे क्या हैं? फिज़िकल मूवमेंट्स हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इसको ब्रीथिंग का नाम देते हैं। सांस लेने का अमल इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में हम टू फेजेस का जिक्र करेंगे। कौन से दो फिनोमेना हैं हम उनको पढ़ेंगे आज। नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन को दूसरा नाम इंस्पायरेशन का भी दिया जाता है। इसकी डिफाइन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स इज़ कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इंस्पायर का मानी होता है किसी चीज़ को मुतहर्रक करना। जैसे ही एयर हमारे लंग्स में दाखिल होती है तो एयर क्या काम करती है? लंग्स को मुतहर्रक कर देती है, उसको मूवेबल पोजीशन में ले आती है। स्टूडेंट्स, पहले हम ये पढ़ते हैं कि इनहेलेशन के अमल के दौरान कौन कौन से स्टेप्स वकूअ पज़ीर होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स रूनुमा होते हैं। ठीक हो गया। तो पहला हम ये पढ़ते हैं कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 डायफ्राम लेस डोम लाइक, नंबर 3 प्रेशर इन लंग्स रिड्यूस, नंबर 4 सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस। यानी अगर हम सांस लेके देखें तो हमारा जो सीने का रीजन है, गौर से देखिएगा कि सांस लें आप, तो जो सीने का हमारा रीजन है जिसको डायफ्राम बोलते हैं वो अपवर्ड पोजीशन में मूव करेगा। अब इसके अपवर्ड मूव करने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इसमें रिब्स होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके साथ मसल भी अटैच होते हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल का नाम दिया जाता है। अब जब रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिब्स को एलिवेट करेंगे। जैसे ही रिब्स एलिवेट होंगी तो हमारा जो डायफ्राम है वो लेस डोम लाइक हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि डायफ्राम जो है वो लेस डोम लाइक हो जाएगा। जैसे ही डायफ्राम लेस डोम लाइक होगा तो प्रेशर जो लंग्स में है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया चेस्ट का इंक्रीज हो गया है। स्टूडेंट, इस बात को आपने गौर से समझना है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर जो लंग्स में है वो रिड्यूस इस वजह से होता है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से हवा हमारे लंग्स में आ रही है ना, वो इसको मिनिमाइज़ करती है। वो इसलिए कि जो प्रेशर है हमारे लंग्स में फिर उसको बेहतर तरीके से मिनिमाइज़ करती है एटमॉस्फेयर की जो एयर है। अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें इनहेलेशन का अमल बताया गया है कि जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है और एज रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। एक्सपेंड का मानी फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का मानी सुकड़ जाना। ठीक है। अब आपके सामने दिखाया गया है जो लंग्स हैं उसके नीचे देखें जो डायफ्राम पोर्शन है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मूव्स डाउन की नीचे की तरफ हो जाएगा वो। स्टूडेंट्स, यही था इनहेलेशन का प्रोसेस कि किस तरह हवा हमारे अंदर दाखिल होती है। ठीक है। क्या क्या स्टेप्स उसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये सारा आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। अब बात कर लें एक्सहेलेशन की, तो इसकी डिफाइन को पहले गौर से समझ लें। द प्रोसेस ऑफ लेटिंग एयर फ्रॉम लंग्स, यानी लंग से हवा किस तरह एग्जिट होती है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं वो हम पहला पढ़ते हैं। रिब्स मसल रिलैक्स, डायफ्राम डोम लाइक, प्रेशर इंक्रीज, सरफेस एरिया रिड्यूसेस। अब गौर से देखें कि जैसे हम सांस को बाहर एग्जिट करते हैं लंग से तो हम रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाते हैं।
रिब मसल हमारा रिलैक्स होगा। जैसे ही रिब मसल रिलैक्स होगा तो डायाफ्राम जो हमारा सीने का सारा रीजन है वो डोम लाइक हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो एग्जिट हो जाएगा, हवा के ज़रिए वो लंग से बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन का अमल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसको आपने बार बार सुनना है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या इसमें स्टेप्स इंक्लूड हैं और किस तरह ये अमल वकूअ पज़ीर होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको बताया गया है कि जो रेस्ट पोजीशन है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पर ह्यूमन ब्रीथिंग रेट 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। ब्रीथिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने लिखा है कि व्हेन वी डू सम हार्ड एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, आवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। यानी अगर हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करें, यानी रनिंग पोजीशन में चले जाएं या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज जो हार्ड है, सख्त मुशक्क़त वाली एक्सरसाइज अगर वो करना शुरू कर दें तो जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो पहले क्या था, यानी नॉर्मल पोजीशन में 16 to 20, लेकिन बरअक्स इसके कि अगर हार्ड फिज़िकल एक्सरसाइज में चले जाएं तो ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट भी हो जाता है। अब ये जो ब्रीथिंग रेट वाला मैकेनिज़्म है ये किस तरह कंट्रोल होगा, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर। ये चेक करता है कि हमारी बॉडी में जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो है या फास्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में मौजूद जो ब्लड है उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हमारे ब्रेन में मौजूद जो सेंसर हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे। ये रिब मसल को मैसेज देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। अब ये सारा प्रोसेस जो है ब्रीथिंग रेट का ये तब ही वकूअ पज़ीर होता है, तब ही ये फिनोमेना जो है परफॉर्म होता है जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। अब स्टूडेंट्स, एक बात लास्ट पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है अगर ये हाई हो जाए तो ये डेंजरस हो सकती है। इसको निकालने के लिए ये सारा ब्रीथिंग रेट का प्रोसेस होता है, इसको आपने याद रखना है। ये था आज हमारा एक्सेलेशन का प्रोसेस, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, इसमें कौन कौन से फेजेज़ हैं, पहला फ़ेज़ क्या है, दूसरा फ़ेज़ क्या है और एंड पे मैंने ब्रीथिंग रेट वाला बताया है उसका मैकेनिज़्म क्या है। इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बार बार लेक्चर को सुनना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है, लिख के देखना है। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा हो ना हो, हम मुस्तफ़ीज़ हो ना हो, लेकिन आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।